हेलो बच्चों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल पे चंदे क्लासेस। हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की थी, तो हमने उस दिन जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है वीडियो आने में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, वीडियोस आपको मिलेंगी रेगुलर। अभी मैं आपसे एग्जैक्ट प्रॉमिस नहीं करूँगा कि एवरीडे वीडियो अपलोड होंगी, बट आफ्टर सम टाइम ये मेरा पूरा ट्राई रहेगा, ठीक है। तो उस दिन हमने क्वांटिटीज़ की बात की थी, स्केलर वेक्टर हुआ, और भी हमने इसमें एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने स्केलर्स की, वेक्टर्स की, और हमने बात की थी मास एंड वेट को लेके बात की थी कि मास और वेट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो मोशन वन डायमेंशन में भी होता है, मोशन टू डायमेंशन में भी होता है, एंड मोशन थ्री डायमेंशन में भी होता है। बट अभी फ़िलहाल हमारा जो चैप्टर है जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब मोशन, चैप्टर मोशन, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट का मतलब हिंदी में होता है विराम, विराम अवस्था, यानी विराम है वो, जैसे लाइक बुक है ना, जैसे बुक पे अगर एक चौक, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। मोशन मतलब गति, जो गति में है। अब इसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें समझें तो मोशन के तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इन मोशन। इस यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। एवरी डे वी सी बॉडीज मूविंग अराउंड अस, एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाइंग, cars, buses, people walking, insects crawling, animals running, etc. ठीक है। Our earth also moves around the sun, so everything on earth is in a state of motion. बात ही हो रही कि हमारे सराउंडिंग्स में पीपल का वॉक करना, कार का चलना, बसेस का मूव करना, बर्ड्स का फ्लाई करना, इंसेक्ट्स का क्राउलिंग करना, ये सब किस में आता है, ये सब मोशन में है। एंड जो हमारा अर्थ है और प्लैनेट अर्थ, ये खुद सन के अराउंड घूमता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। देखिए, एक होता है रिवॉल्विंग, एक होता है रोटेशन, दोनों अलग है ना। मोशन में दोनों हैं। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, मोशन में है, तो अर्थ पे जो सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, सब कुछ मोशन में है। The sun and stars are moving around the center of their galaxies. अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सन एंड स्टार्स गैलेक्सीज में घूम रहे हैं, एंड द गैलेक्सीज टू आर नॉट एट रेस्ट। इवन गैलेक्सीज भी क्या है, रेस्ट में नहीं है। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में सब कुछ इसमें है, मोशन में। तो अगर सब कुछ मोशन में, तो रेस्ट में क्या है? ऑलराइट, रेस्ट क्या होता है? ऑल्दो नथिंग इज एट रेस्ट, कुछ रेस्ट पे नहीं है। वी ऑफन से दैट अ स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड इज एट रेस्ट बिकॉज द स्टोन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। कह रहा है कि अगर ग्राउंड में एक स्टोन पड़ा हुआ है तो वी से दैट स्टोन रेस्ट पे है। तो स्टोन रेस्ट पे क्यों है? बिकॉज स्टोन जो अपनी पोजिशन क्या है, अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। दैट्स वाई स्टोन इज इन रेस्ट। ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। द स्टोन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और अस। अगर वो अगर ग्राउंड पे स्टोन पड़ा हुआ है और अपने सराउंडिंग्स की या हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए स्टोन क्या है, एट रेस्ट। हमारे लिए फिर वो स्टोन रेस्ट पे है। Similarly, if we are sitting on a railway platform and look at a tree nearby,
we say that the tree is at rest because it does not change its position with respect to us. प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं और हमारे पास नियर बाय एक ट्री है, तो हम कहते हैं कि ट्री क्या है, एट रेस्ट. ऑब्वियसली ट्री रेस्ट में, क्योंकि ट्री जो है वो हमारे रेस्पेक्ट में या अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है क्या, नहीं करता है ना, इसलिए ट्री किस पे है, रेस्ट पे रहता है. But when we see a train leaving the station, we say that train is in motion because it is continuously changing its position with respect to us. But अगर हम उसी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं और एक ट्रेन मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि ट्रेन मोशन में है. ऑब्वियसली ट्रेन मोशन में है क्योंकि ट्रेन कंटिन्यूसली हमारे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. दैट मीन्स पोजीशन का चेंज होना इज मोशन. ठीक है ना, यानी कि पोजीशन का अपने अराउंड सराउंडिंग्स चेंज होना होता है मोशन. और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो किस में कहलाता है वो, रेस्ट में. Thus, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings, while a body is said to be in motion if it has changed its position with respect to its immediate surroundings. Immediate का मतलब अब जैसे आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, इमीडिएट ये ब्लैक बोर्ड इस सराउंडिंग के मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो फिर रेस्ट में है ना. ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में इमीडिएट पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है, और नहीं करता है तो रेस्ट में है. ठीक है, व्हेन अभी जैसे वन डायमेंशन मोशन, तो वन डायमेंशन मोशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं एक विमीय गति. तो ये एक विमा क्या है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स along a straight line path, its motion is said to be one-dimensional motion. It is also called motion in a straight line or rectilinear motion. अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है, उसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन. और इसे हम ये भी कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और स्ट्रेट ट्रैक, अ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली. अगर सपोज आपने अपने टेरेस से, रूफ से आप स्टोन गिरा रहे हैं तो स्टोन कैसा आएगा, सीधा आएगा, वर्टिकली डाउन होगा. तो एक स्ट्रेट लाइन में वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो हो गया वन डायमेंशनल मोशन. ट्रेन है, अगर रेलवे ट्रैक स्ट्रेट है तो हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन. अ कार मूविंग ऑन अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड आर one-dimensional motion. In such a motion, there is no movement of body in a lateral direction. यानी कि lateral direction मतलब कि अपने lateral में अलग साइड पे नहीं होना चाहिए, वो straight path ही हो, वही one dimension रहेगा. ठीक है. If a body moves on a plane along a curved path, its motion is two-dimensional, and if it is moves in space, its motion in three-dimensional. In this chapter, we shall consider only the one-dimensional motion. अगर curved path पे है ना, ऐसा है, curved path पे ये ट्रैवल कर रहा है तो ये हो जाएगा टू डायमेंशनल. स्पेस में है, जैसे हम जानते हैं x है, वे y है, और एक तीसरा ये y, ये हो गया थ्री डायमेंशनल. स्पेस की बात की जाए तो अगर स्पेस में मोशन हो रहा है, if it is moved in space, its motion is in three-dimensional. बट अभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे ओनली वन डायमेंशन पे. ठीक है, वन डायमेंशन में हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन. डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है. ठीक है,
अब ए से बी इसने ट्रैवल किया और ये सपोज मान लो कि 19 किलोमीटर है, ठीक। तो हमने बोला कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ए से बी हम ट्रैवल किए और बी से फिर हम ए आए, ठीक है। ए से बी कितना है 19 किलोमीटर एंड बी टू ए अगेन 19 किलोमीटर, यानी कितना डिस्टेंस कवर हुआ 38 किलोमीटर। तो अभी हमने डेफिनेशन की बात की, तो डेफिनेशन में क्या है डिस्टेंस का, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ सटीक लेंथ ना। ए से बी की लेंथ कितनी है 19, हम बी से ए वापस आ रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, तो लेंथ 19 है, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, और ग्रैंड टोटल क्या हो गया 38 किलोमीटर। तो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी। हमने किसी पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया बी पे और ये 19 किलोमीटर था, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम बी से ए वापस आते हैं, इन दैट केस अगर हम बी से ए वापस आए तो हमने 19 + 19 किया, बिकॉज वी वॉन्ट एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट, हमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि सच में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है या नहीं। अगर ए से बी हम भेज रहे हैं इस 19 किलोमीटर के पाथ पे, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ए जो है वो 19 यूनिट या किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है। बट अगर हम बी से ए वापस आते हैं, देन दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। अभी 0 कैसे हो गया, here 38 and here 0, this is distance, actual length। a to b लेंथ कितनी थी, आप समझिए कि आप a से b जा रहे हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि आप a से b जा रहे हैं, दो जगह हैं, ठीक है, ये कोई दो सिटीज़ हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 19 किलोमीटर। आप a से b गए, b से फिर वापस आए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी जर्नी की, आपकी जर्नी कितनी रही 19 + 19 38 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आप अपनी जगह को छोड़ के और जा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह को छोड़ के डिस्प्लेस हो गए, विस्थापित हो गए। तो हमने ए से बी को ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया तो 19 ठीक है, लेकिन हम बी से ए को वापस ला दिए तो बस बॉडी का डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट वापस फिर अपनी जगह आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल लेंथ था, यहाँ पे ए से बी गया 19, बट अगर वापस हम बी से ए रख देंगे तो अगर देखा जाए सच में जो मोटिव था डिस्प्लेस का, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, वापस सेम पोजीशन पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, हम जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, है ना। एंड डिस्टेंस, अब आप जब गौर करिए, डिस्टेंस में हमने कहीं भी बात की है क्या डायरेक्शन की, कहीं बात से डायरेक्शन की, कोई डायरेक्शन नहीं। हमने किसकी बात की, ओनली मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हुआ डिस्टेंस, एंड मीटर हुआ इसका यूनिट क्या हुआ मीटर, स्केलर क्वांटिटी हुई। अब डिस्प्लेसमेंट जरा सोचिए क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होगी वो तो होगी मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर, क्योंकि चाहे डिस्प्लेस हुआ, कितनी लेंथ में डिस्प्लेस हुआ, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ और बात, तो लेंथ मतलब लंबाई की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, SI यूनिट तो मीटर ही होगी। पर रही बात स्केलर और वेक्टर की, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि देखो डिस्टेंस में हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किए 19 किलोमीटर, वापस है 28 किलोमीटर हो गया, सॉरी 38 किलोमीटर। अब ए से बी, हमने ए से बी को डिस्प्लेस किया, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस मतलब उसकी पोजीशन चेंज की। दैट मीन्स अगर आपने पोजीशन चेंज की तो आप पोजीशन कहाँ अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेस की। हमने इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज किया 19 मीटर 19 किलोमीटर। तो किस पोजीशन चेंज किया है, तो कहाँ चेंज किया है, किस डायरेक्शन में किया है, अब कहाँ है, पहले नॉर्थ ईस्ट में, अब कहाँ है, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो यहाँ पे एक हिडन डिमांड है डायरेक्शन की, तो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लाइक इट इज़ डिस्टेंस, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ by the object in a certain time. It is the distance traveled by object in a specified direction in a certain time. किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ है। It is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. It depends on the path. It does not depend on the path. It is always positive. It can be negative. It can be positive or negative depending on direction. अगर डायरेक्शन की बात आ जाती है तो फिर अगर अपने अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा। तो जहाँ अगर डायरेक्शन आ गया तो वहाँ पे फिर साइन चेंज हो सकता है। हमने पहले ही सीखा कि डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे ये है, ये मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ये है 3, ये है 4। ठीक है, मान लीजिए एक बॉय है, वो ए इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट में चला वो 4 किलोमीटर। अब ईस्ट से वो नॉर्थ की ओर गया 3 किलोमीटर। ठीक, कोई बॉय है वो पहले चला ईस्ट की ओर, तो ये जो हमारा होता है डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। तो बॉय ईस्ट की ओर गया 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से जा रहा है नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर, या वहाँ से अपने लेफ़्ट की ओर मुड़ गया। अब बॉय ऐसा है तो उसका लेफ़्ट क्या होगा, यही होगा, तो ये लेफ़्ट हो गया। अब आपको ये बताना, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि बॉय जो है, अभी जो बॉय की पोजीशन है और जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे वो कितना डिस्प्लेस हुआ है? ठीक है, बॉय का ओरिजिन ये है, ये वहाँ से अपना राइट लिया, या बोल सकते हैं ईस्ट की ओर गया 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये बॉय इस डायरेक्शन में चल रहा है, बॉय का लेफ़्ट क्या होगा, ये लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट ऑन 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। तो अब बॉय अपने, और बॉय का जो पोजीशन ओरिजिन वाला था, स्टार्टिंग पोजीशन से जहाँ पहुँचा डेस्टिनेशन पे, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये कैसे निकालेंगे? अगर हम 4 + 3 ऐड कर दें तो ये तो 4 + 3 अगर ऐड कर दें तो 4 + 3 तो 7 हो गई, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हो गई। समझ रहे हैं आप? अगर हम इसको काउंट करें कि बच्चा यहाँ से 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से लेफ़्ट लिया या फिर नॉर्थ की ओर मूव हुआ, इट यहाँ पे आया पोजीशन, इसकी डेस्टिनेशन है ना, ये इसका ओरिजिन था, ये डेस्टिनेशन है। तो 4 + 3 दिस इज 7 किलोमीटर, तो ये 7 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, ये इसकी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, इसकी जर्नी है। तो डिस्प्लेसमेंट, बच्चा डिस्प्लेस कहाँ हुआ है? अब अभी देखिए, बच्चा यहाँ था, पहुँचा कहाँ है, यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज दैट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में बच्चा जहाँ था वहाँ से किस पोजीशन पे वो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये
तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। समझ रहे हैं आप? जो बेसिक फंडा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का, अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं 4 + 3, अब बोलेंगे बच्चा यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, भाई यहाँ से पहले वहाँ गया, फिर वो लेफ़्ट लेता है, तो ये 4 + 3 7 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है, उसकी वो जर्नी तय की होगी, है ना। बच्चा स्टार्टिंग में यहाँ था, एंड पे यहाँ है, तो डिस्प्लेस तो यहाँ से यहाँ हुआ है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑलराइट, अब इसे कैसे निकालें हम? तो आप ध्यान से देखिए कि हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। और जब एंगल 90 का बने तो ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का हो गया तो ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन दिस इज 90, और 90 के ठीक सामने जो साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ऑलराइट, अब बहुत लोग को हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर देके याद आ गया होगा कि नाउ व्हाट टू डू। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, अगर ऐसा होता है, अगर आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वहाँ पे आप कौन सा वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बात अगर हाइपोटेनस की हो ही रही है तो थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं एक राइट एंगल का। एक राइट एंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनस। अब बोलोगे ये कैसे? अभी जो हमने थ्योरम लिखा हाइपोटेनस का, यहाँ से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल होगा? अकेले हाइपोटेनस का स्क्वायर के। यानी जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस साइड है उसमें स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हो ही ना सबसे बड़ी साइड ये। नाउ करते हैं, ये हमें पता नहीं, हमें ये पता लगाना है। ये ओ है, बी है, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर। नाउ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 + 9 25। ठीक है, अब स्क्वायर हम हटाते हैं तो जो इक्वल में नंबर है वो आता है रूट में। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओ बी इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स ये क्या हुआ? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से दो चीज़ें वेरीफाइड होती हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 4 + 3 7 किलोमीटर, ये कितना आया? 5 किलोमीटर। तो हुआ ना शॉर्टकट? ठीक। और अभी हमने पाइथागोरस की बात की थी, वहाँ पे हमने क्या वो था, वहाँ हमने बताया आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपो इज 5। क्लियर है? तो ऐसे निकालेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। अब अगला है स्पीड। फर्स्ट क्लास में जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी स्पीड। क्या? स्पीड बोले तो गति नहीं, चाल। अब आप ये सोचिए कि कोई कह रहा है कि यार मेरी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर/आवर है। तब कह रहा है कि अरे भाई तू 40, मैं तो भाई 90 चलाता हूँ, 90 किलोमीटर/आवर। तो इन दोनों स्पीड्स में कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है? कहीं भी डायरेक्शन का नामो निशान तक नहीं है।
तो दैट मीन्स स्पीड में किसकी बात हो रही है? ओनली मैग्नीट्यूड की। स्पीड क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड की यूनिट आई कैसे, है ना? तो स्पीड है कि द स्पीड ऑफ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। स्पीड ऑफ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था आगे? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। अगर स्पीड ऑफ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस का रेट चेंज हो रहा है तो वो क्या है? वो स्पीड है। अच्छा, ये हुआ ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। एंड टाइम का जो ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या है ये? मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे सेकेंड की पावर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। और इसको हम ऊपर भेजते हैं तो पावर क्या होती है? माइनस। इसीलिए मैंने उस दिन आपको फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर के बाद मैंने एक्सपोनेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था। इसीलिए बनाया था कि यहाँ पे वो काम आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब ये ऊपर आके निशान चेंज हुआ और ये मल्टीप्लाई में हो गया। अभी यहाँ डिवाइड था, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, है ना? तो अब एक बार वो एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस देखिएगा, क्लियर हो जाएगा ये कैसे हुआ है। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड के बाद एक आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्पीड की हिंदी होती है चाल। एक समान चाल क्या होगी? एक समान चाल। A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of times throughout its motions. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal time interval in its whole journey. कोई भी कार समझिए, बाइक समझिए, अगर वो 1 आवर में जा रही है 20 किलोमीटर, 2 आवर में जा रही है 40 किलोमीटर, 3 आवर में जा रही है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही, इक्वल टाइम इंटरवल में। 1 घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर। फिर मान लीजिए ये ज़ीरो से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 0 से 1 घंटे में बाइक ने कितना कवर किया? 20 किलोमीटर। ना 1 से 2 आवर में कितना कवर किया? 0 से 1 आवर में कंप्लीट किया 20 किलोमीटर, 0 से 2 आवर में कंप्लीट किया 40 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में कवर हुआ 20 किलोमीटर और 2 घंटे में 40। यानी 20 में 20 ऐड करते हैं 40, 40 में 20 ऐड करते हैं तो 60, 1 में ऐड करते हैं 2 में, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की जर्नी तय हो रही है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल 1 आवर में, इक्वल डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ये क्या हुआ? ये यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When a body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in
इक्वल टाइम इंटरवल्स। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी 1 आवर में जा रही है 20 किलोमीटर, 2 आवर में जा रही है 45 किलोमीटर, 3 आवर में जा रही है 60 किलोमीटर, यानी 0 to 1 आवर में गई है 1 घंटे में स्पीड, 1 घंटे में इसने जर्नी किया 20 किलोमीटर का। अगले घंटे में कितने गैप आ गया 20-25 में 25 का। फिर यहाँ पे 15 क्या है कि टाइम इंटरवल क्या है सेम है। अब जब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर ना हो तो बॉडी किस में होती है? द बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बाद अभी हमारे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इन 2-3 टॉपिक पे होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे इन अभी हमारा एवरेज स्पीड है, फिर हमारा वेलोसिटी है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन एक्सेलरेशन है, देन रिटार्डेशन है। ऑलराइट, इन सब के बाद तब हम आएंगे इन सब की कंप्लीट न्यूमेरिकल्स पे। जब इनके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो फिर हम आएंगे अपने न्यूटन्स लॉ के मोशन इक्वेशन पे, है ना। 3 इक्वेशंस होते हैं, फिर हम उसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो आप पहले इन पे अपना कंसेप्ट अच्छे से बनाइए एंड पूरी कोशिश है कि कल हम जो है कल आपसे हम वापस से इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका तो काम है इन सारे चीज़ों को देखना। और हाँ, रही बात एक्सपेरिमेंट वाली, तो प्लीज़ आप जाकर एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखिए कि पावर क्यूब का जो लॉज होते हैं 6 to 7 लॉज होते हैं, उस पर पूरी डिस्कस हुई है, कुछ क्वेश्चंस भी बने हैं, है ना। इसको देखिए और फिर बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चंदे क्लास पे। मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, सी यू सून।